नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। असाधारण सम्राट थे समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास के सबसे अलग, सबसे विलक्षण और सर्वाधिक उपलब्धियों से भरे पूरे समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375 ईस्वी राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एक तरह से उनकी आत्मकथा है, जिसमें गुप्त शासन के स्थायित्व प्राप्ति का समस्त वृतांत स्पष्ट होता है। जिस तरह मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों से समझा गया, वैसे ही समुद्रगुप्त को उनके संधि विग्रहक, कुमारामात्य तथा महादंड नायक रहे महाकवि हरिसेन रचित प्रशस्ति से सविस्तार जाना गया है। प्रयाग प्रशस्ति को सर्वप्रथम ए ट्रॉयर ने वर्ष 1834 में सामने लाने का महती कार्य किया था, जिसे फ्लीट द्वारा संपादित करवाने के पश्चात कॉर्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम खंड 3 में प्रकाशित किया गया। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह जानना महत्व का हो सकता है कि अभिलेख आरंभ में कौशांबी में स्थापित था, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग स्थित अपने दुर्ग में स्थानांतरित करवा दिया था। प्रयाग प्रशस्ति की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक ही शिलाखंड में न केवल समुद्रगुप्त अपितु उसके पूर्व के शासक अशोक तथा पश्चात के बादशाह जहांगीर सहित अकबर के नवरत्न रहे बीरबल के लेख भी मिलते हैं। एक ही पाषाण खंड जो 3 युग के 3 अलग अलग शासकों के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय इतिहास को गढ़ने में कितनी महत्ता यह रखता होगा, इसे सहज समझा जा सकता है। प्रयाग प्रशस्ति से ही ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त कुबेर की तरह धनवान, वरुण की तरह दानी, इंद्र की तरह वीर तथा यम की ही तरह दंड देने वाले थे। यह विवरण एक उदार किंतु कठोर शासक का परिचायक है। ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की गंधर्व विद्या में ऐसी प्रवीणता थी जिस कारण उन्हें लक्ष्मी तथा सरस्वती के भेद को समाप्त करने वाला माना गया है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्व्याम प्रतिरथ, कविराज, परम भट्टारक, सर्व राजोच्छेता तथा लिच्छवी दौहित्र जैसी उपमाएं दी गई हैं। चूंकि यह विषय समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से ही संबद्ध है, इस संबंध में प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि वे परशु अर्थात कुठार, शर अर्थात बाण, शंकु अर्थात सांग, प्रास अर्थात भाला, अस अर्थात तलवार, तोमर अर्थात गंडासा, भिंदीपाल अर्थात ढेलवांस, नारांच अर्थात कटीले शर, वैतस्तिक अर्थात भुजाली जैसे अस्त्रों शस्त्रों के संचालन में दक्ष थे। सम्राट समुद्रगुप्त के सिक्कों की भी थोड़ी चर्चा करते हैं, जिसके माध्यम से हमें उनके एक महान विजेता होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उनके अनेक सिक्के हैं जिनमें गरुड़ अंकित है। यह गुप्त सम्राट की वैष्णव मान्यता में आस्था सहित राजा द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के उन्मूलन का परिचायक भी है। समुद्रगुप्त के कतिपय सिक्कों में वे सेना नायक के रूप में चित्रित हैं। बाएं हाथ में धनुष और दाएं में बाण धारण किए हुए हैं। साथ ही लेख है अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितेह दिव्यम जयति। अर्थ पर ध्यान दे। अद्वितीय महारथी पृथ्वी को जीतकर शुभ कार्यों से स्वर्ग का जय करता है। अर्थात न केवल समुद्रगुप्त महान विजेता हैं, अपितु धर्मपरायण प्रजापालक भी हैं। कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जिसमें समुद्रगुप्त अपने एक हाथ में परशु पकड़े हुए हैं, जिसमें अंकित लेख है कृतांत परशुर जैत्यजित राजजेता जितः, अर्थात यमराज के फरसे को धारण करने वाला, अब तक अविजित राजाओं पर जीत हासिल करने वाला। समुद्रगुप्त के
कुछ सिक्कों में व्याघ्र पराक्रमः भी अंकित है तथा उन्हें व्याघ्र का शिकार करता दिखाया गया है। इस विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि अपने अनेक तथा विविध गुणों के बाद भी पराक्रम समुद्रगुप्त की पहचान थी। समुद्रगुप्त एक असाधारण विजेता थे जिनकी महान विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने उन्हें नेपोलियन कहा था। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेपोलियन को मैं समुद्रगुप्त के आसपास भी नहीं मानता, अतः तुलना बेमानी है। नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त की विजयों के पीछे कोई धार्मिक दृष्टिकोण कार्य नहीं कर रहा था। वह किसी प्रतिशोध में पागल युद्ध भूमि में उलझा हुआ स्वयं को तबाह नहीं कर बैठा, अपितु नेपोलियन के 40 युद्धों के मुकाबले 100 से अधिक युद्ध जीतने के बाद भी समुद्रगुप्त के लिए भ्रष्ट राज्योत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठा अथवा विनिष्ठ राजवंशों का पुनर्संस्थापक, शास्त्र तत्वार्थ मुत्तः अथवा शास्त्रों के मर्मज्ञ, साध्व साधुदय प्रलय हेतु पुरुषस्य अथवा सज्जनों के उद्धारक किंतु दुष्टों के संहारक, कृष्ण दीनानाथ तुर जोद्धारण अथवा अनाथ और रोगियों का सहारा सहित कविराज, गंधर्व मर्मज्ञ आदि कहा गया है। संक्षेप में समुद्रगुप्त के उन विजय अभियानों की चर्चा करते हैं जिसके पश्चात एक विशाल गुप्त साम्राज्य की निर्मित हुई है। संज्ञान में ले कि प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि उनकी विजयों का उद्देश्य ही धरणि बंध अर्थात इस धरा को विजित करना था। समुद्रगुप्त ने जब प्रशासन संभाला तब गुप्त साम्राज्य की सीमा मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ भागों तक सीमित थी, अतः प्राथमिक रूप से राज्य विस्तार इसी परिधि को फैलाव देने के लिए था। सैन्य अभियान के प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने कतिपय नागों को परास्त किया, जिसमें अच्युत अथवा वह नाग जो अहिच्छत्र पर शासन करता था प्रमुख है। बरेली के निकट रामनगर से अच्युतों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त से अगले पराजित होने वाले शासक थे नागसेन, जो कि पद्मावती अथवा ग्वालियर के निकटवर्ती परिक्षेत्रों के अधिपति थे। समुद्रगुप्त ने कोत कुंजलों को पराजित किया, जिनका संबंध न केवल बुलंदशहर से था अपितु दिल्ली और पूर्वी पंजाब से भी कोत अंकित हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। अगले पराजित होने वाले शासक थे गणपति नाग, जिनका शासन मथुरा के निकट रहा था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का यह पहला चरण उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करता है तथा यह उस दौर के नाग शासकों के प्रभुत्व का पराभव भी माना जा सकता है। इस विजय अभियान का सबसे जटिल कदम तब था जबकि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की ओर बढ़ने का निर्णय किया। गुप्त साम्राज्य के विस्तार की सबसे लोमहर्षक कड़ी इस परिक्षेत्र में प्राप्त उनकी 12 महत्वपूर्ण विजय हैं। दक्षिणापथ विजय यात्रा का संक्षेपीकरण किया जाए तो उन्होंने महाकोसल के राजा महेंद्र, जिनके शासित क्षेत्र के अंतर्गत संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर आदि आते थे, महाकांतार के राजा व्याघ्रराज, जिनके शासन के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग का संपूर्ण परिक्षेत्र आता था, कोसल के राजा मंतराज, जिनके अधिकार में महानदी के किनारे का साथ ही उड़ीसा का सोनपुर क्षेत्र आता था, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, जिनके अंतर्गत आंध्र राज्य के गोदावरी तट से समुद्र तट तक का परिक्षेत्र आता था, कोट्टूर के राजा स्वामीदत्त, जिनके शासन के अंतर्गत उड़ीसा का गंजाम क्षेत्र आता था, एरंडपल्ली के राजा दमन, जिनके शासन के अंतर्गत वर्तमान विशाखापट्टनम का क्षेत्र आता था, कांची के राजा विष्णुगोप, जिनके प्रशासन के अंतर्गत तमिलनाडु का वर्तमान कांजीवरम आता था, अवमुक्त के राजा नीलराज, जिनके शासन के अंतर्गत गोदावरी के आसपास का बहुतायत क्षेत्र था, वेंगी के राजा हस्तिवर्मन, जिनके अधिकार में गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र आता था, पालक के राजा उग्रसेन,
जिनके अधिकार में वर्तमान आंध्र प्रदेश का नेल्लूर परिक्षेत्र आता था। देवराष्ट्र के राजा कुबेर, जिनके प्रशासन के अंतर्गत आंध्र के विशाखापट्टनम का निकटवर्ती एलम चिल्ली क्षेत्र आता था, तथा कुशल स्थलपुर के राजा धनंजय, जो कि तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिला, विशेष रूप से पोल्लूर के पास कुटलपुर में शासन कर रहे थे, को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इस तरह समुद्रगुप्त के नेतृत्व में दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्र पर गुप्त सत्ता का ध्वज गर्व से लहराने लगा था। इधर समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान में व्यस्त थे, तब उत्तर के कतिपय शासकों जैसे अच्युत, नागसेन व गणपति आदि ने पुनः स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। जैसे ही समुद्रगुप्त ने अपना दक्षिणी अभियान समाप्त किया, वे पुनः उत्तर के परिक्षेत्रों में सक्रिय हुए। नए अभियान का आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने 9 शासकों को पराजित किया था। इस कड़ी में पहला नाम आता है शक शासक रुद्रदेव का, जिसकी श्री रुद्र अंकित ताम्र मुद्राएं कौशांबी से मिली हैं। अगले शासक थे नागवंशी मातिल, जिनकी मुद्राएं बुलंदशहर से मिलती हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त ने नागदत्त को परास्त किया, जिसकी दत्त नामधारी मुद्राएं मथुरा से मिली हैं। इसी क्रम में परास्त किए गए अगले राजा थे चंद्रवर्मा, जिनकी की बांकुड़ा के पुष्करणा अंचल से प्राप्त शुशुनिया अभिलेख में उल्लेखित चंद्रवर्मन से पहचान की गई है। पद्मावती के गणपति नाग, मथुरा के नागसेन तथा अहिछत्र के अच्युत पुनः परास्त किए जाने वाले शासकों में से थे। अन्य नागवंशी राजाओं में नंदी तथा बलवर्मा प्रमुख हैं, जिनके विषय में अधिक अभिज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं। इस अभियान की समाप्ति के तुरंत बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले सभी आटविक राजाओं को विजित कर गुप्त साम्राज्य का उन्हें हिस्सा बना लिया था। समुद्रगुप्त की अगली प्राथमिकता प्रत्यंत सीमावर्ती राज्यों पर विजय थी, जो कि 2 प्रकार की व्यवस्थाओं अर्थात कतिपय तो राजतंत्र थे, कुछ अब भी गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। इनकी अवस्थिति विस्तारित हो चुके गुप्त साम्राज्य का पूर्वी, उत्तरी पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाएं थी। समुद्रगुप्त द्वारा विजित सीमावर्ती राज्यों में सर्वप्रथम समतट था, जो कि पूर्वी बंगाल अर्थात आधुनिक बांग्लादेश के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसी तरह डबाक क्षेत्र था, जिसकी पहचान असम के नवगांव जिले में स्थित डबौक से होती है। समुद्रगुप्त ने कामरूप को विजित किया, जो कि आधुनिक समय में असम का मध्यवर्ती क्षेत्र है। पश्चिमी परिक्षेत्र में कर्तपुर को जीता गया, जिसके अंतर्गत कुमाऊं, गढ़वाल और रुहेलखंड आते थे। समुद्रगुप्त ने नेपाल पर विजय प्राप्त की, जो कि तब लिच्छवियों के अधीन था। इसी तरह समुद्रगुप्त द्वारा विजित गणराज्यों में पूर्वी राजस्थान का मालव गणराज्य, आगरा, दिल्ली, जयपुर में विस्तारित अर्जुनायन गणराज्य, पंजाब और सतलुज के किनारों में अवस्थित यौधेय गणराज्य, रावी और चिनाब नदियों के मध्य फैला मद्रक गणराज्य, सिंधु घाटी का दक्षिणी भाग और पश्चिमी राजपूताना तक फैला आभीर गणराज्य, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित प्रार्जुन गणराज्य, ग्वालियर व भिलसा के निकट फैला सनकानीक गणराज्य, सांची के निकट विस्तारित काक गणराज्य तथा मध्य प्रदेश के दमोह और आसपास अवस्थित खरपरीक गणराज्य प्रमुख हैं। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को आंचलिक शक्ति से उभारकर भारतवर्ष की केंद्रीय शासन प्रणाली बना दिया था। केवल देशज ही नहीं, अनेक विदेशी शक्तियां भी समुद्रगुप्त के विजय रथ को सलामी देने के लिए बाध्य कर दी गई थी। उल्लेख मिलता है कि आत्मनिवेदन, कन्योपदान, गरुत्मदंक, स्वविषय भुक्ति शासन याचना अर्थात कुषाण, शक, मुरुंड, सिंघल, सर्वद्वीपासिभ अथवा
दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह आदि के शासकों ने सम्राट समुद्रगुप्त के साथ न केवल वैवाहिक संबंध ही बनाने चाहे, अपितु उनसे गरुड़ चिन्ह वाले राजकीय मुहर के प्रयोग की अनुमति भी मांगी गई थी। समुद्रगुप्त के चतुर्दिक विस्तार का कारण बंदरगाहों पर साम्राज्य की पकड़ भी थी। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से बंगाल पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह प्राप्त हो गए थे। इससे समुद्र पार भी व्यापार का प्रसार हुआ और साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनता चला गया। हम जब भी महान शासकों की चर्चा करें तो यह अवश्य ध्यान में रखें कि गुप्त शासन की अत्यधिक अवहेलना हमारे ख्याति नाम इतिहासकारों ने की है। अन्यथा जिस साम्राज्य को स्वर्ण युग निरूपित किया जाता है उसकी चर्चा अंधकार युग के सदृश न की गई होती। भारतीय इतिहास के गर्व को महसूस करना है तो गुप्त साम्राज्य को भली भांति समझिए और जानिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।